हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और मैं आपका जो 10th सेंटर का जो मेन बुक है उसका जो सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेसन को दो पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने कवर किया था कि 10th मई 1994 को ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर्स आए होते हैं और वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही होती है। और वहां पे नेल्सन मंडेला का जो स्पीच है उसको मैंने बुक से रीड करके आपको वर्ड टू वर्ड समझाया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। इस ये जो ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय हिमसेल्फ नेल्सन मंडेला, ठीक है, उसमें उन्होंने आगे क्या बोला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होने के बाद, जैसे हर कंट्री में होता है कि जैसे हमारे यहां जब परेड होता है तो क्या होता है, हमारे जो जेट्स वगैरह है, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, जो हमारे ट्रूप करियर्स है वो ऊपर से गुजरते हैं और वो अपने स्मोक से क्या करते हैं, देश का, जैसे हमारे देश का ट्राई कलर जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनाते हैं। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप करियर्स थे, वो सब ये जो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया है जहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी, वहां से ये सब गुजरते हैं और साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं अपने स्मोक द्वारा। तो ये होता है। और वहां पे उसके बाद वो ऐसा बोलते हैं कि उस सेरेमनी में हाईएस्ट जनरल्स, जो साउथ अफ्रीका के जो सबसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन आर्मी के जो हाईएस्ट जनरल्स होते हैं वो वहां पे इकट्ठा होते हैं। अब उनके बारे में नेल्सन मंडेला ऐसा बोलते हैं कि वो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं हुआ है जब वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। यहां पे मैं आपको बता दूं कि लगभग इस फ्रीडम के लिए, मतलब ब्लैक पीपल को व्हाइट सुपरमेसी से निकालने के लिए, लगभग नेल्सन मंडेला को 30 इयर्स तक जेल में रहना पड़ा था। आप सोचिए 30 इयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। 30 साल तक उन्होंने जेल में गुजारा था लगभग, और उसके बाद ये फ्रीडम उनको मिला था। तो यहां पे बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जो वहां के हाईएस्ट जनरल्स हैं, वहां की आर्मी के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, जिनके कह सकते हैं जिनके यूनिफॉर्म पे बड़े बड़े मेडल्स लगे हुए हैं, रिबन लगे हुए हैं, वो लोग आज जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ बहुत दिन नहीं हुआ जब वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे और मुझे अरेस्ट करके उन्होंने प्रिजन के अंदर रखा था। उसके बाद यहां पे नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एक था नकोसी सिकेलेल ये अफ्रीका, ये जो नेशनल एंथम था वो व्हाइट पीपल का था, तो वो तो गाया ही जा रहा था जो पहले से था। और जो दूसरा नेशनल एंथम था जो ब्लैक पीपल के लिए था, डाई स्टेम, वो भी उस दिन गाया गया। मतलब ये दिखाता है कि अब नाउ इन साउथ अफ्रीका बोथ द कम्युनिटी लाइक व्हाइट एंड ब्लैक पीपल दे हैव गॉट द सेम राइट्स। ठीक है, उनको समान अधिकार मिल गया है, इसलिए उस दिन ये दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। साथ में नेल्सन मंडेला ने बोला है कि ये डाई स्टेम वाला नेशनल एंथम जो है वो नया है, लेकिन जल्द ही साउथ अफ्रीका के हर सिटीजन को ये नेशनल एंथम भी याद हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पे नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा से साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच में जो डिफरेंस थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। हमेशा से ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया है कि एंग्लो बॉयर वॉर जो हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर से पहले व्हाइट एंड ब्लैक स्किन पीपल दे हैव द सेम राइट्स इन साउथ अफ्रीका, उनके पास समान अधिकार था। लेकिन एंग्लो बॉयर वॉर के बाद व्हाइट सुपरमेसी आ गई, और व्हाइट सुपरमेसी के बाद हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी बन गया। वो मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी मतलब यहां पे ब्लैक पीपल्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता था। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जानवरों को हम बांध के रखते हैं, सिर्फ उसको काम करवाने के लिए यूज करते हैं, वैसी कुछ हालत थी वहां के ब्लैक पीपल की। ठीक है, व्हाइट पीपल जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा इनह्यूमन तरीके से डील किया करते थे। अब यहां पे बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि लगभग ये व्हाइट सुपरमेसी जो है वो उनके बर्थ से पहले स्टार्ट हो गया था, और लगभग जब वो अपने लाइफ के 8th डेकेड में पहुंच गए, 8th डेकेड मतलब लगभग नेल्सन मंडेला की जब उम्र 80 साल की हो गई है, तब वो अपनी कंट्री को व्हाइट सुपरमेसी से बाहर निकाल पाए हैं। मतलब हम कह सकते हैं, ये देखिए, हम अगर अपनी इंडियन हिस्ट्री देखें तो वहां पे भी हम लगभग 150-200 साल ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे और उसके बाद वहां से बाहर निकल पाए थे। ठीक है, तो वैसे ही साउथ अफ्रीकन सॉइल पे भी यही हुआ था कि एंग्लो बॉयर वॉर के बाद व्हाइट सुपरमेसी आ गई थी, और व्हाइट सुपरमेसी जो है वो लगभग
80 से 90 साल तक चली थी, और उसके बाद जब ये नेल्सन मंडेला का 8th डेकेड चल रहा है लाइफ का, मतलब नेल्सन मंडेला का उम्र जो है वो 80 साल की हो गई है, तब वो अपने लोगों को व्हाइट सुपरमेसी से बाहर निकाल पाए हैं। अब यहां पे बात हो रही है, जैसे अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे पैट्रियोट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। तो वहां पे वो भी वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। मैं वैसे लोगों का नाम आपको बताता हूं कि कौन से लोग थे वो जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। मैं आपको उनका नाम पढ़ के बताता हूं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने वहां पे बलिदानी दी थी अपने लाइफ की। तो यहां पे कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिशोलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकोव, ओके, सुबुकवे, रॉबर्ट सुबुकवे। तो ये कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया है। आज जो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये इक्वल राइट्स वाली गवर्नमेंट बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, उसको देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। तो वो अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ की सैक्रिफाइस दी थी ये दिन लाने के लिए जब ऐसा गवर्नमेंट बनेगा जहां पे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वर ट्रीटेड एज इक्वल। साथ ही उन्होंने आगे बोला है कि साउथ अफ्रीका जो धरती है, साउथ अफ्रीका का सॉइल है, वहां पे बहुत ही प्रेशियस मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स वगैरह सब मिलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरे लिए मेरे देश के लोग जो है वो इन सब चीजों से ऊपर है। सबसे बड़े जेम्स जो हैं, सबसे कह सकते हैं प्रेशियस जो है, वो हमारे देश के लोग हैं हमारे लिए। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में अपने देश के लोगों के बारे में दी है। अब उन्होंने आगे ये भी बोला है कि अगर देखिए कोई भी बच्चा बॉर्न होते ही, किसी बच्चे का जन्म होता है तो बचपन से ये नहीं जानता कि मुझे किससे हेट करना है और किससे लव करना है। यहां पे उन्होंने बोला है कि व्हाइट पीपल जो है वो अगर अपने बच्चों को हेट करना सिखा सकते हैं तो वो अपने बच्चों को लव करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा, नोबडी इज बॉर्न टू हेट, कोई भी बचपन से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, किसी पर्टिकुलर स्किन पीपल से हेट नहीं करता है, उनको सिखाया जाता है। तो यहां पे नेल्सन मंडेला का बोलना यह है कि अगर हम अपने बच्चों को हेट करना सिखा सकते हैं तो हम अपने बच्चों को लव करना भी सिखा ही सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जब हम गवर्नमेंट में आ गए हैं तो अब जो आने वाली जनरेशंस है उसको हम तैयार करें इस चीज के लिए कि वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों से, दूसरे स्किन कलर के लोगों से लव कर सके, हेट ना करे। उसके बाद उन्होंने बात की ऑब्लिगेशन की। एक देखिए, एक कंट्री का जो सिटीजन होता है उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब सबसे पहला उसका ऑब्लिगेशन होता है, दो टाइप के ऑब्लिगेशन उसके होते हैं। यहां पे उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने बोला है कि हर इंसान का दो टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अपनी फैमिली को लेकर चलना है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अपने देश के प्रति होती है। तो उन्होंने बोला है कि जब व्हाइट सुपरमेसी थी तो ब्लैक पीपल इन दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशंस को पूरी नहीं कर पा रहे थे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली का भी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, फैमिली का भी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी और उनकी फैमिली को एक स्लेव के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था। तो वो सारे जो उनके राइट्स हैं वो लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने बोला है एक और चीज, उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। उन्होंने बोला कि बचपन में मुझे लगता था कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री नहीं हूं, क्योंकि बचपन में एक बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जब वो स्कूल से आए उसके बाद उसको खेलने का टाइम मिले, घर के आसपास के एरिया में वो घूम ले, खेल ले, कूदे, रनिंग करे, यहां वहां भागे, ठीक है, ये उसके फ्रीडम का मतलब होता है। तो एज अ बॉयहुड में उनको लगता था कि मैं फ्री हूं, लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको लगा कि ये जो फ्रीडम था ये एक इल्यूजन था, ठीक है, रियल में वो फ्रीडम नहीं था। जब बड़े हुए तब उनको पता चला कि वो फ्री नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मैं एक टाइम पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन था, मैं लॉ को फॉलो करने वाला सिटीजन था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि उसके बाद मैं एक लॉ ब्रेकिंग सिटीजन बन गया। साथ में उन्होंने ये बोला है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है, आई थिंक ये भी महात्मा गांधी जी की तरह लॉयर थे, तो लॉयर के तौर पे इनको ही बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे जो नॉर्मल ब्लैक पीपल को नहीं मिलते। लेकिन जब ये समझदार हुए, जब कह सकते हैं कि जब ये ग्रोन अप हुए, तब इनके दिमाग में आया कि भाई मैं फ्री नहीं हूं, ठीक है, मैं फ्री तभी होऊंगा जब मेरे ऐसे लोग
मेरे स्किन कलर वाले लोग वो फ्री हो पाए। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ना स्टार्ट किया। और मैंने आपको जैसे बताया कि लगभग 30 इयर्स इनके लाइफ का जो है वो जेल में बीता है। तो इट्स अ बिग सैक्रिफाइस। भले वो जिंदा है, आज राष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन इनका सैक्रिफाइस भी उन लोगों से कम नहीं जिनकी लाइफ खत्म हो गई। ओके, अब बात करते हैं आगे। उन्होंने ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड के बारे में भी बोला है। उन्होंने बोला है कि जो ऑपरेसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने किसी को ऑपरेस करके रखा है, आपने किसी को दबा के रखा है, आपने किसी को गुलाम बना के रखा है, तो उनका बोलना यह है कि जो गुलाम बनाते हैं दूसरों को, वो भी दिमागी रूप से गुलाम होते हैं। क्योंकि जो इंसान दिमागी रूप से गुलाम नहीं होगा, वो दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो उन्होंने ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड के बारे में ये एक लाइन कही है कि ऑपरेसर जो है वो खुद दिमागी रूप से स्लेव होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू मेक अदर पीपल देयर स्लेव। तो इस तरह से आप देखिए कि इस स्टोरी में जो भी मेन चीजें जो है, जो उन सबको मैंने कवर किया है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल कह सकते हैं कि इनका ऑटोबायोग्राफी है। तो आई थिंक आपका ये लेसन जो है उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे आपके। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और इस तरह के वीडियोस बना सकूं और आपको और अच्छी तरह से लेसन को एक्सप्लेन कर सकूं, जो स्पेशली आपके एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। हमारे वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट के होते हैं, जिसमें मैं ये कोशिश करता हूं कि लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सारी चीजें वो मैं कवर कर सकूं। और मैंने आपको फिर से एक बार बोला है कि ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन सेंटेंस। लेकिन आप अपने ओन सेंटेंस में जब भी आंसर लिखते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है, उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स का नाम रखना है, याद रखना है, मेन इवेंट्स जो हो रहे हैं उसका नाम याद रखना है। मतलब एटलीस्ट आप नेम याद रखते हो, ऑथर का नेम याद रखते हो, और जब आप आंसर्स लिख रहे हो उसके बारे में, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करते हो, जो आपका सप्लीमेंट्री चेक कर रहा है उसके दिमाग में आता है कि ये बच्चा पढ़ के आया है। और अगर मैंने आपको बोला है कि ग्रामर का एक टॉपिक सिर्फ दिमाग में रखिए, टेंसेस अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग सही हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला है कि जो भी, जैसे ये लेसन जो है वो 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, ये लेसन जो है वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, स्पेशली 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट जो होते हैं, उनके पास अदर सब्जेक्ट्स का ही बहुत ज्यादा लोड होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंग्लिश पे आपको हर रोज नहीं पढ़ाई करनी है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने ग्रामेटिकल पार्ट को अच्छा कर लो, राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट आप याद कर लो, और ग्रामर अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टेक्स्ट बुक के स्टोरीज को पूरे साल के स्टडीज में एक बार पढ़ना है। और फिर क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे आप हमारे वीडियोस देख के, या हमारे ऐसे जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं उनके वीडियोस को देख के आप एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आई थिंक ये सजेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और 2 वीडियोस में मैंने लेसन को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।